नमस्कार दर्शक मित्रों, जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी शायद आपने, प्रोडिगल सन ऑफ गुजरात। हम इंजीनियर्स भी जिनके नाम से आज गौरव लेते हैं, जिनके साथ बैठना, जिनके साथ बात करना, जिनकी बातें सुनना, जिनके विचारों से प्रभावित होना, ये एक सौभाग्य है। वैसे हमारे आज के मेहमान शाम पित्रोड़ा, और उन्होंने बोला है शाम पित्रोड़ा बोलने का, इसीलिए नहीं तो मैं तो बहुत प्रोफेसर डॉक्टर कितनी कितनी इनके पास उपलब्धियां है। इनका स्वागत करता हूँ आप सबकी ओर से, गुजरात की ओर से खास, और मेरी व्यक्तिगत हैसियत से। बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब, वेरी नाइस दैट यू आपने हमारे लिए समय निकाला। ये एक हमारे लिए भी धन्यता का अनुभव है। आज का जो मुद्दा है दर्शक मित्रों, वो मुद्दा हमारे यहाँ चल रहा है, बस चल ही रहा है। कोई इलेक्शन हारता है तो भी ठिकरा उस पर फोड़ा जाता है, और जीतता है तो भी उस पर फोड़ा जाता है। मगर उसके फर्स्ट ऑथर नरसिम्हा करके थे, उन्होंने जब इंडिया शाइनिंग वाला फेल हो गया, तो होना भी था क्योंकि अडवाणी कुड नॉट हैव शोन, तो उसके बाद एक किताब लिखी कि ये सब सत्यानाशी वोटिंग मशीन ने कर दी और ईवीएम इज द कल्प्रिट। अडवाणी जी ने इनकी प्रीफेस लिखी, इसकी व्यापक चर्चा हुई, और आखिरकार जो उस समय बेस था कांग्रेस का, कांग्रेस जिसके बलबूते पे जीती थी, उसको क्रेडिट न देते हुए ये काम ये मशीन के जरिए हुआ, इस तरह की एक बात रखी गई। उसके बाद कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कहीं भी हारते, मायावती हारी तो बोले मशीन से हारी, बीजू पटनायक जीते फिर भी बोले मशीन ने कहीं ना कहीं को हमारे लोगों को हराया है। आज हम उस कगार पे आ खड़े हैं जब इस देश के आने वाले जो चुनाव हैं, वो आने वाले चुनाव शायद इस देश का ही नहीं, इस देश का इतिहास ही अंकित करेंगे, ऐसा नहीं है, शायद लोकशाही का भी इतिहास अंकित करेंगे, क्योंकि वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जिस तरह से अमेरिका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो आज लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट का मिलन हुआ है एक तरह से देखें तो। ये सत्य क्या है इसमें? हर कोई अपनी मर्जी में आए वो तर्क देता है, हर कोई अपनी मर्जी में आए इस तरह से। कुछ प्रूफ भी दिए गए हैं अभी तो कि वीवीपैट ठीक काम नहीं करते, मशीन में आपको कहीं ना कहीं आप इसको यू कैन प्ले विथ इट, आप इसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, और सिलेक्टिवली आप किसी को जिता सकते हैं, सिलेक्टिवली आप किसी को हरा सकते हैं। तो ये सब चीजों के बीच आज हम ऐसे दिग्गज को लेकर आए हैं जिनके मुंह से निकला हुआ एक वर्ड अथॉरिटी है। हमारे देश में जो टेलीकॉम क्रांति हुई, उनके जनक 5 टेक्नोलॉजी मिशनों के जो चेयरमैन रहे, ये राजीव गांधी की खोज इस देश को इतनी फली कि इसका जितना हम आभार करें कम है। आज जो टेलीकॉम का रिवॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ये सामय आपको आभारी है, आपका उसमें काफी बड़ा योगदान है, और वी ग्रेटफुली एज अ नेशन एक्नॉलेज इट। सब प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि ये तथ्य क्या है इसमें। ये जो हमेशा आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है, मन में आए इस तरह से आपको इसको घुमा फिरा सकता है। तो है कि आने वाले समय में, जबकि डेमोक्रेसी में मानता हूं कि अपने इतिहास काल के सबसे बड़े टेस्ट से पसार हो रही है, अब की बार अगर डेमोक्रेसी फेल हो गई भारत में, तो मैं मानता हूं शायद ये आखिरी चांस है।
इसके बाद फिर लोकशाही शायद भारत में हो ना हो, वो भी एक बड़ा प्रश्न होगा। विश्व के लिए भी एक बड़ा सेटबैक इसकी वजह से होगा। तो इसीलिए आप हमने आपको विनती किया था कि भाई सही क्या है, आप क्या मानते हैं इसके बारे में? जय नारायण भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया, इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन दी। मैं आपका आभारी हूं और जो बन सकेगा उतना मेरी तरफ से मैं आपको ईवीएम के बारे में और दूसरे जो भी प्रश्न आपके हैं उसका जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले हमें यह समझना है कि 2024 में 20 देशों में इलेक्शंस होने वाला है। इंडिया में सबसे बड़ा इलेक्शन है, जहां पे करीबन करीबन 80-90 करोड़ लोग वोट करेंगे। अमेरिका में भी इलेक्शन है 2024 में, यूके में भी है और बहुत सारे कंट्रीज में है, और सब जगह डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी खतरे में है क्योंकि लास्ट 10 साल से इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह एक ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड, पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हेट मॉन्गरिंग, लाइज ऑन सोशल मीडिया, ऐसी बहुत सारी चीजें बढ़ गई है। ऐसे वातावरण में नागरिक को देखना है कि हमारा वोट जो हम डालते हैं वो काउंट होता है या दूसरा कुछ काउंट हो सकता है। सो द रियल इश्यू इज द वोट आई एम कास्टिंग being counted or not, or are you counting what I'm casting? ये फंडामेंटल इश्यू है, क्योंकि जब भी मैं मेरा वोट देता हूं तो मैं मेरा हक एक तरह से किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा हूं, जो हमारे वोट से विधानसभा में, लोकसभा में, लोकल एमएलए बनेंगे, मेयर बनेंगे, जो भी बनेंगे, वो हमारा काम करेंगे। सो ये इश्यू पॉलिटिकल नहीं है, ये इश्यू सिटीजन का है। पहले ये समझिए, हम इसे पॉलिटिसाइज कर देते हैं कि ये पार्टी हारी, वो पार्टी जीती, उससे कोई मतलब नहीं। कौन जीता कौन हारा उससे हमें कोई मतलब नहीं। अभी हमें एक ही चीज पे मतलब है कि आर यू काउंटिंग द वोट आई एम कास्टिंग। दूसरे सब देशों में हमारे जैसा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लोगों के दूसरे को पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग ऐसा बताते हैं कि देखिए हम कितने पावरफुल हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इट्स नॉट ट्रू। पेपर बैलेट जो सब जगह यूज किया जाता है इज ए प्रूफ कि ये कागज में हमने जो किया वो आप काउंट करते हैं। आप कैसे काउंट करते हैं फिर अलग बात है। आप कंप्यूटर लगाइए, आप डेटाबेस करिए, वो करिए, वो सब अलग चीज है। सो ये ईवीएम का जो प्रश्न देश में खड़ा हुआ है उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री समझने की जरूरत है। पहले जब ईवीएम आया तब एक डब्बा था अलग सा, ऐसे अलग पड़ा है कहीं पे। आप जाइए, आप बटन दाबिए और जब काउंट होगा
तो जितने बटन कहाँ जिसने लगाए हैं उसका एक नंबर आ जाएगा कि 950, 12,013 और व्हाटएवर। लेकिन इसके बाद लोगों ने प्रश्न शुरू किया कि भाई हमें चाहिए रिसीट, पेपर रिसीट। सो एक दूसरा डब्बा लगाया गया जिसे कहते हैं वीवीपैट। जब वो पहला ईवीएम का डब्बा था उसके साथ कंट्रोलर था, जो माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो 15, 20, 25 ईवीएम मशीन को एक साथ जोड़ता था। सो इट वाज सो कॉल्ड स्टैंड अलोन। जब वीवीपैट आया तो क्या हुआ कि उसके साथ एक कनेक्टर आया जो आपको प्रोग्राम करना पड़ता है कि पहला बटन है भाजपा का तो कमल है, दूसरा बटन है कांग्रेस का तो हाथ है, तो लोग देख सके कि ये सिंबल कौन सा है, किसका है, बटन दाबते तक। लेकिन इसके लिए every VVPAD has to be programmed just before the election time. Everyone. फिर उसमें क्या होता है कि कोई आके एक इंजीनियर प्लग लगा देता है जिसमें लिखा हुआ है कौन सा बटन कौन है। तो आप जाते हैं वहां पे, आप एक बटन दाबिए तो एक छोटे से स्क्रीन में आपको रिसीट दिखाई देगी जो आपको खाली 7 सेकंड दिखती है। उसके बाद वो रिसीट इलेक्ट्रॉनिकली डाली जाती है, आपके हाथ में तो नहीं आती। आपको पता नहीं कि जो डाली रिसीट वो आपकी है, क्योंकि आपको जो बताई और अंदर डाली, यू डोंट नो। सो इससे बहुत सारे डाउट खड़े होते हैं। ये प्रॉब्लम ट्रस्ट का है। लोगों को विश्वास नहीं मिल रहा कि हमारा वोट जो हम कास्ट करते हैं वही वोट काउंट हो रहा है। अब आप देखिए बड़ा इंडिया का इलेक्शन, तो 15 लाख से ज्यादा वोटिंग मशीन है। कोई मैन्युफैक्चर करता है, उसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। ये मशीन 15 साल से बन रही है, तो रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4, हार्डवेयर का रिवीजन, सॉफ्टवेयर का रिवीजन। कौन कंट्रोल करता है, कहां से आता है, वो जो सिस्टम है पूरी, जस्ट डब्बा नहीं, लेकिन डब्बा कौन बनाता है, कब बनाता है, किसके पास सॉफ्टवेयर है, कहां से डब्बा आया, कहां स्टोर हुआ, कौन सा ड्राइवर उसे ले जाता है, कौन उसे खोलता है, कौन उसे बंद करता है, ये पूरी सिस्टम है। उसमें देयर आर लॉट ऑफ लीकेज पॉसिबल। हर वक्त समाचार आते हैं कि 6 लाख डब्बे बिगड़े पड़े हैं। समाचार आते हैं किसी ने डब्बा देखा किसी की कार में, ट्रक में। एक वक्त ऐसा सुना कि कहीं स्मशान में वोटिंग मशीन मिला, पता नहीं क्या। ऐसे बहुत सारे समाचार आते रहते हैं। इससे और डाउट होता है कि इलेक्शन में 6 लाख मशीन जो बिगड़े हैं, तो कैसे 6 लाख मशीन एक साथ बिगड़ गए, क्या खराबी थी उसमें। ये सब चीजें पब्लिक को बताई नहीं जा रही है। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। सो एक कमीशन बनाया गया जस्टिस लोकूर की लीडरशिप में, सिटीजन्स कमीशन ऑन वोटिंग मशीन और इलेक्शंस। ये कमीशन में बड़े विद्वान लोग हैं, आईआईटी के प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, लॉयर्स, वॉलंटरी एजेंसी पीपल,
डोमेन एक्सपर्ट्स, उन्होंने इसका बहुत अच्छा अभ्यास किया और एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट पब्लिक हुई। जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें हमने भी बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़े वक्त के बाद हमें ऐसा लगा कि ये रिपोर्ट पढ़ी जाए, तो हमने ध्यान से ये रिपोर्ट पढ़ी। उसके बाद हमने खुद ने आईआईटी के प्रोफेसर्स, अमेरिका में प्रोफेसर्स, सबसे थोड़ी बहुत बात की और हमें समझ में आया कि ये रिपोर्ट डिजर्व्स सम अटेंशन, इस पे ध्यान दिया जाए। न तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया रिपोर्ट का, न सरकार ने जवाब दिया, और ये रिपोर्ट ऐसे ही पड़ी रही, एज इफ कोई एक फालतू रिपोर्ट आ गई है। फिर हमने सोचा कि हमारी आवाज इसको दी जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसलिए आवाज नहीं लगाई कि 5 स्टेट में इलेक्शंस हुए और कांग्रेस 3 में जीती और 4 में जीती, नथिंग टू डू विथ इट, ओके। लेकिन हमारे वहां जो मीडिया है, वो कहीं उठ पटांग जोड़ फोड़ के कोई नई स्टोरी बना देता है। ठीक है, उनका काम है, वो उनको जो अच्छा लगता है वो करे, वो मैं तो उनको रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे जो सत्य कहना है वो मैं कहूंगा, क्योंकि मेरी जवाबदारी है। डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट क्लोज्ड आईज and closed lips. Democracy is about raising your voice and saying things that needs to be said. हमने यहां अमेरिका में 60 साल करे, इंडिया में जवानी में 20 साल और उसके बाद दूसरे 20 साल, 10 राजीव गांधी के साथ और 10 मनमोहन सिंह के साथ। सो हम देख रहे हैं दोनों साइड पे। हमने यहाँ की डेमोक्रेसी देखी है, अनुभव की है, इंडिया की डेमोक्रेसी देखी है, अनुभव की है। तो हम समझते हैं कि ये 2024 इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बताया कि 2024 could decide the destiny of a nation. We are at crossroad. इस दिशा में जाएं और उस दिशा में जाएं, वो देश का इतिहास बदल देगा। इसीलिए इस वक्त ईवीएम पे बड़ा ध्यान देना है। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट कमीशन का रिपोर्ट जो है, सिटीजन्स कमीशन, वो इतना ही कहता है कि आप प्रिंटर बदलिए, जो रिसीट है वो मुझे 7 सेकंड दिखाने से नहीं चलेगा, मुझे रिसीट दीजिए और ऐसे प्रिंटर पे प्रिंट कीजिए जो 5 साल तक पढ़ी जाए। आज की रिसीट थर्मल प्रिंटर पे टाइप की जाती है और वो 2-4 वीक के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, आप नहीं पढ़ सकते उसको। दूसरा कि भाई, जो मुझे आप पेपर रिसीट देते हैं, वो मुझे एक ऐसे डब्बे में डालने दीजिए जो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट ना हो। तो अब मुझे पता चल गया कि ये मेरा वोट है, यहां मैं डाल रहा हूं, और आप उसको भी काउंट करिए। 2-3 दिन ज्यादा लगेंगे ना, तो ठीक है, लगने दो, विश्वास तो बढ़ेगा। इतनी सिंपल रिक्वेस्ट है ये। अब जब इलेक्शन कमीशन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तब बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ये क्या चीज है कि ये नहीं मानते हैं। अगर लोग मांग करते हैं, ये सीधी सादी मांग है, तो मुझे कंफ्यूज मत करिए कि ये हुआ, वो हुआ, इसका हुआ, ये करिए, हमने मशीन दिया था, टेस्ट किया। हमें कुछ नहीं सुनना। हमें इतना ही सुनना है कि आप ट्रस्ट बढ़ाइए। हमें ट्रस्ट नहीं है, ये सिटीजन की डिमांड है, एंड इलेक्शन कमीशन, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मीट सिटीजन्स रिक्वेस्ट एंड नॉट गवर्नमेंट्स और एनीबडी एल्सेस। इतना सीधा साधा ये प्रश्न है। बहुत अच्छी तरह आपने इसका जो मूल तत्व है उसके बारे में बात की। सही बात की आपने कि मैं जिसे वोट देता हूं उसे ही वोट जाता है,
यही मेरी अपेक्षा है और कोई अपेक्षा है नहीं। बिल्कुल इतना प्रश्न सीधा ये है है, बस। जी, प्रश्न ये है कि ये जो आज तक ईवीएम ने यहाँ जो सिस्टम खड़ी की है, उसमें यही प्रश्न पे प्रश्नार्थ चिन्ह लग गया है कि क्या मैं देता हूँ उसको ही जाता है। कई लोग बोलते हैं वीवीपैट दिखती है कुछ, आती है कुछ। बिल्कुल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, हम तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, हम जानते हैं ये हो सकता जी, है। किया न किया हमें पता नहीं, जी, हो सकता हो है। सकता है, हो बस सकता है, बस बिल्कुल बस सही बात कही आपने। हम संभावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। किया बिल्कुल। न किया तो जब तक आपके सामने एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन पीस है तभी आप और वो भी उसको डेमोन्स्ट्रेशन कौन से मशीन का, कौन से रिवीजन का, कौन सा सॉफ्टवेयर, इतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं इसमें। तो आप एक ही डब्बा मुझे दे दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। वो डब्बा कब मैन्युफैक्चर हुआ था, उसमें कौन से वर्जन का सॉफ्टवेयर है, ओके, क्योंकि सब डब्बे अलग अलग हैं, सब वीवीपैट पैट और सब ईवीएम मशीन्स एक नहीं है। ये लोगों को समझना है। सर तो बात और भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप वर्कआउट करते हैं एब्सोल्युटली, तो इट विल बी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। एब्सोल्युटली आपने ठीक बताया कि जो मशीन 15 साल से बन रही है उसमें तो रिविजन्स होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स तो इतना फास्ट बदलता है। हार्डवेयर रिवीजन होगा, सॉफ्टवेयर रिवीजन होगा, पैच लगाया होगा, ओके, फिर ये फिक्स किया होगा, वो कनेक्टर अलग होगा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आर एंडलेस। सर अगर यही बात रही तो जो ट्रस्ट आज 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 भी मैं कहूंगा कि मेरे जैसे लोग भी हैं कि जो मानते हैं कि देखो ये मशीन है और मशीन में मैं वोट डालता हूँ तो वोट सही जगह पे जाता होगा। मैं नहीं कहता जाता है, अभी उसमें तो प्रश्नार्थ चिन्ह लग गया है, मगर जाता होगा। अब वो जाता है नहीं जाता है, जाता होगा नहीं जाता होगा, और फिर बिल्कुल चतुराई से ये कहना कि देखो राजस्थान में जब आप बाहर रहे थे तब आपको वीवीपैट याद नहीं आया। उससे आप कोई ये, संबंध ही नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं। कौन हारा कौन जीता सेपरेट इश्यूज। ओके, ये तो फिर आप ऐसा कहेंगे कि उस दिन इलेक्शन के दिन आपने काला कपड़ा पहना था, ओके, तो आप हार गए। सफेद कपड़ा पहना होता तो आप जीत जाते। इट इज इन दैट कैटेगरी। जी सर, तो फिर इसका एक यहाँ तक के चर्चा के आधार पर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि इसमें इतने वेरिएशन पॉसिबल हैं कि आप वर्चुअली यू आर सर्चिंग, एक सुई आप ढूंढ रहे हैं बिल्कुल इन द इनफाइनाइट हीप ऑफ कॉटन। आप प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, शायद मिल जाए, शायद नहीं मिल जाए, मगर मिलना मुश्किल है। तो आज अब क्या होगा सर, अब ये सफिशिएंटली कॉम्प्लिकेटेड द मैटर टू द एक्सटेंट कि ये जो है मशीन, वो मशीन तो अपनी तरह से ही चलेगा, उसपे आपको तो कोई वोटर के और से तो कोई अधिकार नहीं है। तो दूसरा प्रश्न मेरा ये है सर कि जो लोग इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन नेमली, वो आज इलेक्शन कमीशन भी भारत में ये नहीं कह सकता कि वो लोग इंडिपेंडेंट है। इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस कब की खत्म हो चुकी। तो अब उनको सुप्रीम कोर्ट के जज तक का उनको वो बढ़ावा दे गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कैन नॉट सीट और स्क्रूटिनाइजिंग द जजमेंट। बैठती तो भी कितना उसमें से निकालती, वो तो एक यक्ष प्रश्न है ही, मगर कर कुछ नहीं सकती। तो सर क्या किया जाए इसको, अब वी आर इन ए काइंड ऑफ ए नो क्लू सॉल्यूशन। क्या किया जाए सर, आप एज एन एक्सपर्ट आपकी राय क्या है, क्या किया जाए? हम देखते हैं
कि धीरे धीरे हमारी इंस्टीट्यूशंस आर नॉट फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लीजिए, वाइस चांसलर्स कैसे लोग हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है अब, और 10 साल पहले क्या बैकग्राउंड था। जुडिशरी लीजिए, ईडी कितने केस लोगों के पर डालते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस रेड लगाते हैं। So the list is very long that our institutions are obeying government orders more so than serving public interests. ये ऐसा लगता है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। दूसरा, सिविल सोसाइटी जो है हमारे वहां, उसको भी सिस्टमैटिकली हर्ट किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं आप, आपका पैसा प्रदेश से आता है, कुछ ना कुछ लगा के एनजीओ को ढीला बना दिया है। और तीसरा कि लोगों का माइंडसेट रैशनल, साइंटिफिक, लॉजिकल नहीं रहा है। आप कुछ भी बात करिए, बीच में भगवान आ जाएंगे। आप कुछ भी बात करिए, बीच में कोई हिस्ट्री आ जाएगी कि आपने ये कहा था, इसने वो कहा था, ओके, इंदिरा गांधी ने ये किया, नेहरू ने ये किया। अरे अभी उसकी बात नहीं हो रही है। सो पीपल आर नॉट विलिंग टू हैव अ रैशनल, लॉजिकल conversation. It is all emotional. So when belief takes over reason, बात नहीं हो सकती रैशनली, क्योंकि एक ग्रुप बिलीव्स इन बिलीफ कि हम ये मानते हैं, हम ये मानते हैं, और आप कह रहे हैं रीजन, तो चर्चा ही नहीं हो सकती इसमें। सो देश में माहौल ऐसा बन गया है कि इंस्टीट्यूशंस आर अंडर कंट्रोल, सिविल सोसाइटी हैज बीन किल्ड, एंड रैशनल लॉजिकल थिंकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसे वक्त में टू एक्सपेक्ट इलेक्शन कमीशन to be independent is of concern to people. क्योंकि जो रिपोर्ट आया सिटीजन का, इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन शुड हैव रिस्पॉन्डेड, जवाब ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट शुड हैव रिस्पॉन्डेड, कोई ने जवाब नहीं दिया। एक केस लगा है जो आई थिंक जनवरी 17 को आ रहा है, वो केस सुप्रीम कोर्ट में। ओके, सो हमें डाउट है कि ऐसे एनवायरनमेंट में लोगों को न्याय मिलेगा। इसीलिए लोगों को जाके बताना है कि ये हमारा इश्यू है, ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट कांग्रेस पार्टी दैट पार्टी टू जंप। आप ऐसा नहीं कह रहे कि क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं मदद दे रही है। अरे ये तो सिटीजन का इश्यू है। हमने देखा कि 2-3 लॉयर्स हैं अभी। आई जस्ट वॉच समथिंग ऑन टीवी, मिस्टर प्राचा एंड मिस्टर सिंह एंड अदर्स। ये लॉयर ने एक मूवमेंट शुरू की है, वेरी इंप्रेसिव। दे आर वेरी क्लियर कि ये पब्लिक इश्यू है, तो हमें उनको साथ देना है। जब तक पब्लिक जागेगी नहीं, तब तक इलेक्शन कमीशन जागेगा नहीं। सर, एक बात मेरे दिमाग में बारी बारी से आती है। मैं तो यहीं बड़ा हुआ, पढ़ा और काम भी किया, इससे बाहर का ज्यादा ज्ञान नहीं है, एक्सेप्ट समटाइम्स ट्रैवलिंग हियर एंड देयर। मगर उस समय था जबकि इंस्टीट्यूशंस की एक कीमत थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम करता था,
और अगर कोई उसके रास्ते में रोड़ा अटकाने जाए तो उसके पास उसको ठीक करने की बिल्कुल इच्छा शक्ति, बिल्कुल साधन तो होते हैं मगर इच्छा शक्ति। सर आज की जो परिस्थिति है उसमें आज एक भी इंस्टीट्यूशन शक के दायरे के बाहर नहीं है। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए जो हमारी सर्वोच्च अदालत है, चाहे आप इलेक्शन कमीशन ले लीजिए जो हमारी इलेक्शन करवाने के लिए जो भी व्यवस्था है उसका सर्वोच्च अंग और अभिन्न अंग है। सरकार की सर तो बात ही नहीं है। सरकार में तो निर्णय ऐसे लिए जाते हैं जैसे आप जजमेंट पहले लिखो और केस बाद में सुनो। तो ये परिस्थिति है। सर कहाँ जाएंगे हम, किस पर विश्वास करें? अगर ये इलेक्शन ऐसे ही हो गए 24 के, कहाँ जाएंगे, किस पर विश्वास करेंगे सर? और ये क्यों नहीं समझते सब पॉलिटिकल पार्टी वाले कि ये दायित्व है आपका। जैसे 75 में इनका दायित्व था और दायित्व सब लोगों ने मिलकर अदा भी किया था। अभी ये भी एक नई समस्या छठी खड़ी हुई है कि विपक्ष जो है उनका भी दायित्व अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। किसी का दायित्व एक इंटरेस्ट से जुड़ा है, किसी का दूसरे इंटरेस्ट से जुड़ा है। कोई सौदा कर लेता है, कोई सौदा नहीं कर लेता है। तो सो व्हाट आर वी हेडिंग फॉर? आपको वहां से इंडिया के बारे में अगर हम पूछें आपको कि कैसा लगता है सर, आप व्हाट आर वी हेडिंग फॉर और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो डेमोक्रेसी डिजाइन जो बनी है यहां अमेरिका में और इंडिया में, ये डिजाइन की वजह से विनर टेक्स इट ऑल। बीजेपी को समझिए कि 40% वोट है, लेकिन जो 60% दूसरे हैं वो डिवाइड हो जाते हैं मल्टीपल पार्टी में। जी। अगर वो 60% जुड़ा रहे तो बीजेपी कैन नेवर विन और नो अदर पार्टी कैन विन except the people who have 60%. Wouldn't agree less, sir. Wouldn't agree less. Yes, even I'm just being very generous by saying 40%. It could be 38, it could be 36. जी। लेकिन जो 40% वाला जीतता है, he gets to decide for 100%. प्रॉब्लम यहां है। So जब प्राइम मिनिस्टर of a party gets elected, he has to look at the interests of the people of India and not people of the party. अभी क्या हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर is seen as the prime minister of a party and not a nation, because prime minister is seen to be taking too much interest in religion, goes to all the religious functions. To me, that is not prime minister's job. Okay, ठीक है, कहीं पहुंच गए, it's okay. लेकिन to be preoccupied to serve the interest of one community divides people in the country, promotes hate, disturbs peace, and ultimately affects the progress and prosperity. अब आप देखिए लास्ट 10 साल में कितने जॉब क्रिएट किए। Sir, if कितना you जिंदा permit me, हाँ sir, if you permit me, this new dispensation which they have invented called Vibrant Gujarat. So I was part of the story when Gujarat was 8th industrialized state in the country. From there to number one eventually in 1990. Policy planning to implementation. छोटे और माइक्रो इंडस्ट्रीज ने वंडर्स किया। उसमें से आज का निरमा बना, आज का टोरेंट बना, आज का कैडिला बना। कई ऐसे आज जो वटवृक्ष दिखते हैं वो उसमें से पैदा हुए। अब हमने वो बीज बोना ही बंद कर दिया है। अब हमें मल्टीनेशनल चाहिए और या तो फिर कोई इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री ग्रुप हो या दूसरा इंडस्ट्री ग्रुप हो
वो चाहिए। उसकी वजह से सर आप तो अच्छी तरह जानते हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है। सर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज बिकमिंग जीरो, सो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ जॉबलेस ग्रोथ। आप बिल्कुल एग्रीकल्चर को भी देखते हैं सर, एग्रीकल्चर की स्थिति अलग है। वहां बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, बिल्कुल इश्यूज। किसान को अपनी जो मिलना चाहिए रिम्यूनरेशन नहीं मिलता। तो करे तो क्या सर, एक भी फ्रंट ऐसी नहीं दिखती। बाकी थी आर्मी में ये क्या क्या नए नए 5 साल वाले लगा दिए हैं। तो कहाँ जाए सर, क्या करे, देश का क्या होगा, 150 करोड़ प्लस पीपल, व्हाट विल हैपन टू दिस कंट्री, दैट इज द वरी। सबसे पहले हमें सबको जोड़ के रखना है। इंडिया thrives based on diversity. India has to focus on democracy, diversity, inclusion, justice, freedom. ये सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर हम इंडिया में हेट फैलाएंगे तो सिक्योरिटी पे इफेक्ट होगी, सेफ्टी पे इफेक्ट होगी। अब देखिए रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं। इससे इकोनॉमी पे भी इफेक्ट होती है और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन टॉप डाउन एंड नॉट बॉटम अप। हमें गांधीयन अप्रोच चाहिए, नहीं कि वेस्टर्न अप्रोच जैसे आपने बताया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइए। अब क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। थोड़े बहुत लोग बहुत बहुत रिच हैं और बहुत सारे लोग गरीब हैं, which is not good for society. It is also becoming a problem in America because of high tech. So हमें अपना सॉल्यूशन निकालना है। हमें एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है, हमें स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना है, हमें सर्विस सेक्टर्स में जॉब बढ़ाने हैं, स्पेशली हेल्थ एंड एजुकेशन। हमारे वहां बहुत कम डॉक्टर्स हैं, बहुत कम हेल्थ फैसिलिटीज हैं। हमारी भी पॉपुलेशन एजिंग होगा, अभी नहीं तो थोड़े सालों के बाद। सो हमें इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चाहिए, नहीं कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। सबसे बड़ी चीज है जैसे आपने बताया नौकरी। हमारा देश यंग लोगों का देश है, उनकी पढ़ाई, उनका काम, उनका भविष्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी दृष्टि से जो प्रायोरिटी है देश में अभी, वो सबसे पहली प्रायोरिटी है ब्रिंग डेमोक्रेसी बैक ऑन ट्रैक। टू मी दैट इज प्रायोरिटी नंबर 1, कि जहां इंस्टीट्यूशंस आर इंडिपेंडेंट, पब्लिक को ट्रस्ट हो कि हमें न्याय मिलेगा, सरकार की दखल के बिना। हमारी एनजीओज इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगी, सरकार के सामने खड़े होकर प्रश्न पूछेगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की सरकार है। पब्लिक शुड बी हर्ड और हमें सबसे मिलके सुनना है सबको। अभी तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ना, ये कैसा देश, ये कैसी डेमोक्रेसी? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज टू ब्रिंग डेमोक्रेसी बैक ऑन ट्रैक। देन
You have to really revive our economy to create more jobs, control inflation, reduce prices, and make sure that the poor get their minimum basic needs met with dignity and respect. Then you have to really focus on education, health, environment. Look at the condition of pollution in our cities, not just Bombay, Delhi, but also Indore and many other cities, Kanpur. Okay. What kind of a nation is this where you can't breathe in our cities? We talk about all these issues, but we are not focused on cleaning our air and handling our garbage. Okay. It is going to be a major national calamity if we don't take care of it. Our rivers are polluted, you know. So environment is another big challenge. And the whole issue of infrastructure, energy, you know, and we need a lot more work on this. Okay. We are not paying attention to really look at the interests of the people, you know, and I'm worried about it. राइटली सो सर। सर इतिहास के लिए ये कहा जाता है कि हिस्ट्री रिमेम्बर्स दोज हु रिमेम्बर द हिस्ट्री। अब ये चीज जो हो रही है आज के समय में, वो इतिहास को पूरा तोड़ मरोड़ के फिर से लिखा जा रहा है। अब जिस देश का इतिहास तोड़ मरोड़ के आप फिर से लिख रहे हो, आने वाले जनरेशन को वो इतिहास पढ़ाने जा रहे हो, तो वो जनरेशन जो इतिहास पढ़ेगा, वो जनरेशन इतिहास पढ़ने के बाद फिर इस देश में जिम्मेवार नागरिकों की हैसियत से बाहर आएगा। सर क्या स्थिति होगी इस देश की? हमारा कोई इतिहास ही नहीं होगा। नहीं, इतिहास is being rewritten, twisted. I mean, the way they talk about Gandhi and Nehru is unbearable, unthinkable. Ridiculous, sir, simply ridiculous. Okay. And they can get away with it. ये कैसे चलेगा? Okay. आप मुझे 1 मिनट दीजिए. I have somebody at the door. I hope you can edit this little bit. Please, 1 please, minute. please, please. No problem. Sorry about that. I'm back. No, not at all, sir. Not at all. We will edit it out. There is no problem. No, thank you. No, we were talking about itihas. History. So history is being rewritten. We are really not looking at the future. We are looking at the past. The real challenge today is to look at the future. What kind of a nation we want to build? Do we want to build a nation which is more authoritarian, which is more hung up on religion? You respect religion. It's a personal thing. Okay? You don't want to build a nation where diversity is not celebrated, where inclusion is not given the importance. Look at how we treat our Dalits, tribals, the opportunities for OBC. Okay? That's one side of the story. Another side of the story is, what about our 200 million Muslims, millions of Sikhs, millions of Christians? They are part and parcel of India. They are my brothers They and are sisters. Indians. Yes, they are Indians. Yes. They are my brothers and sisters. I cannot distinguish. I cannot do
favors to one group or the other. They all have equal right. I got to treat them with respect, dignity, and I got to do little more for them because I'm part of a majority. It is my moral responsibility to do little more for minority because I'm part of a majority. ये thinking नहीं है आज, and that bothers me a lot. Sir, it is the other way around. The present day youth learns lot of things from the WhatsApp university and then comes out with stupid observations. जैसे आज का ही उन्होंने वो बॉयकॉट मालदीव करके एक कैंपेन चलाया है. In this globalized world, they jolly well know it कि that is not going to be possible. There is a world community and you are part of the world community. मगर इनको पड़ी नहीं है. वो तो यही सोचते हैं कि इंडिया ही ब्रह्मांड का केंद्र है और ये ब्रह्मांड के केंद्र में बसने वाले हम लोग सब देव हैं. बाकी दुनिया जन्नत में जाए, जहां जो भी करना है कर ले, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं. तो क्या सर, मैं आपको फिर से आपके साथ बात होती रहेगी सर, पूछूंगा. मगर आज ये प्रश्न मुझे चैन से सोने नहीं देगा कि 150 करोड़ से ज्यादा लोगों का एक देश, अगर आपने सिस्टम्स तोड़ दी, आपने इंस्टीट्यूशंस में से उनकी फेथ खत्म कर दी, आपने इनके हाथों से जॉब्स निकाल लिए, आपने इनके लिए एजुकेशन और हेल्थ की सहूलतों का पूर्ण विराम कर दिया, सर क्या होगा इस देश का? नहीं, बहुत सीरियस क्वेश्चन है ये. एजुकेशन में देखिए, हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन थियरी निकाल दी, पीरियोडिक टेबल निकाल दिए. अब ये तो ठीक नहीं है एजुकेशन के लिए. दैट मीन्स यू आर सेइंग आई डोंट वांट साइंटिफिक थिंकिंग. So their way of doing things has impacted many areas, and it will have huge impact on the future of India. That's why I think India is at crossroads. America is also at crossroads. America mein there is a hate against, race. Black Lives Matter is a major concern. In India, it is caste system, Brahminian culture, Yes. which is being worshipped. Okay. So, world over, it is in these two democracies, equality is a major, major challenge. Sustainability is another challenge, which reflects in economy, environment, energy, everything. Rather than focusing on these issues, we are focused too much on religion. We are spending too much energy on debates related to religion and not related to development, employment, technology, future. And everything is choreographed. Everything is for PR. Everything is a photo op. Everything is about sound bites. Okay. अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या है कि आप लगा दीजिए 5,000 लोगों को ट्वीट करने में, पैसे देते आप उनको, तो लगेगा कि यही चल रहा है दुनिया में. So it is all fake. The truth is very different than what is being promoted. Today, you can put your team to criticize our conversation. That Narayan, Vyas and Sam Pitroda had a debate and just put some twist to it and put things that you and I never said, or use AI to generate things from your mouth that you didn't say or my mouth that I didn't say. And then it will become viral all over. And that lie will become truth. Because people don't know, they are not capable of separating
So, sir, are we back to the Goebbelsian era? I'm worried. I'm worried that people need to find their own truth. People need to understand the difference between Gandhi they want to promote and Gandhi that really was. People need to say that Nehru was an intellectual and he may have made some mistakes, but those mistakes at that point in time, when you made the decision, look like the right thing to do. You can't judge Nehru based on today's decision because every decision has a time element. Every Yes. decision has the element of Very local true. ecosystem. Okay. So you can't judge decisions of the past based on today's environment. So that's history. That's not worth even talking. But people don't understand that Nehru was the one who wrote Discovery of India book in a prison without library, without Google. Today's leaders won't be able to write even a paragraph like that. Okay. Their intellectual capabilities are pretty bad. Okay. Their experience, their education, their enlightenment is not in tune with what a country like India would need today. Please, sir. A final question, because the time is taking over. So, I'll not like to unnecessarily detain you beyond the time you have committed. Sir, we are talking about, and you are also one of them, who says the present era and the coming time will be that of knowledge. One who has the knowledge shall have the power, and one who has the power shall rule the earth. So, sir, what will happen? What will happen to this earth with the kind of education that which we are today uh, bothered with? And what future you see for this 150 crore plus people? Where on earth they will go? What will happen to them? Knowledge has nothing to do with them. Knowledge is power is just a slogan which once in a while they might have heard. And those who are really brilliant, they migrate from this country. So I what think are we heading for, sir? your last question really brings us to our first question. Your last question is all about how am I going to vote? What is the value of my vote? In democracy, you can change the government, you can change people, you can change policies, you can change programs. Citizen has huge amount of say in a democratic system if you exercise that power. So if you want India to go in one direction, which is more towards democracy, equity, freedom, justice, fraternity, diversity, truth, trust, love, you got to go one way. You got to vote differently. Thank you. And if you don't like all these stuffs and you like hate, lies, authoritarian, then you vote the other way. Your future is in your hand. आपको डिसाइड करना है कि कैसा देश आपको बनाना है. आपके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए आपको आजाद देश चाहिए और ऐसा देश चाहिए जहां एक आदमी सबको गुलाम की तरह रख सके. जी. ये आपकी चॉइस है. अगर आप ध्यान देके वोट नहीं डालेंगे और ये झूठ बकवास जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं उसका ध्यान देके वोट डालेंगे तो यू विल पे, योर चिल्ड्रन विल पे. सर मगर वोट डालने के बाद भी वो सही वोट जाएगा उसका क्या क्या उसका डर? That's why I'm saying we are back to your question number one. That's why EVM becomes important.
That's why it is important to make sure that the vote I cast is the vote you should count. So, your last question is really related to your first question. I totally agree. My vote is very important. Right. Sir, thank you very much. It was a great pleasure talking to you. And Thank you. the Anytime. more I was talking to you, more and more the greed within myself was telling me that we should be taking advantage of your knowledge and taking it to the people. Anytime So, I want to share, and I want to also learn from you. You know, it's a both ways, because you we talk will, to people. sir, with your permission, we You talk will to keep people, interacting. Be little liberal to us, and no, we shall keep interacting, sir. please, anytime. Thank you. Thank you, sir. I'm Have a glad nice finally time, we did and this. God Thank you. bless you. Thank you. दर्शक मित्रों, ये थे हमारे अपने साम पित्रोड़ा, साम भाई। Thank you. गुजरातियों को, भारतीयों को और एज ए वर्ल्ड सिटीजन यूएन कमिश्नर की हैसियत से जिन्होंने मानव जात को गौरव गरिमा दी है, वो साम भाई। Thank you. आज तक आप उन्हें नाम से पहचानते थे, आज हमें मौका मिला आपकी हैसियत से इनके साथ बात करने का। उन्होंने बहुत लिबरली हमें समय भी दिया और दिल से बात की, इसलिए हम उनके शुक्रगुजार हैं, आपके भी शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद और शुभरात्रि। धन्यवाद सर। धन्यवाद। Thank you. Okay, was it all right? Excellent, sir. Okay, good.